बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स को आगे लेके जा रहे हैं। और फाइनल अकाउंट्स को आगे लेके जाने का मतलब क्या है कि हम बतौर क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस देखेंगे। और अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ट्रायल बैलेंस वो था जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, और उसी को हम कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पर बतौर किसी और का बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा, और ट्रायल बैलेंस बतौर क्वेश्चन दिया होगा, और आपको उसने आपको आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो सबसे पहले इसको हम रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। तो कुछ चीजें इजाफी सीखने को मिलेंगी। अच्छा, तो वो जो कीजिएगा 12.2 क्वेश्चन ब्लैक के नाम से, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर व्हाट, statement of comprehensive income for black for the year ended 31 December 2013। इसका मतलब क्या हो, फॉर द ईयर एंडेड बोलने का मतलब क्या है कि ये डेटा जो है ये 12 महीने का डेटा दिया हुआ है आपको। तो अगर 12 महीने पूरे हो रहे हैं 31 दिसंबर 2013 पर, तो बेटा शुरू कहां से हो रहे होंगे, जवाब दे। अगर 12 महीने पूरे हो रहे हैं 31 दिसंबर 2013 पर, तो शुरू कहां से हो रहे होंगे, 1 जनवरी 2013 बोले ना। यस। तो इन 12 महीनों की आपको सेल्स, इन 12 महीनों की आपको परचेज, ये सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा ही है ना। नाउ उसके बाद एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और क्या बनाना है भाई, एसएफपी बनानी है। तो ये दो रिक्वायरमेंट वाज़ेह तौर पे आपके सामने आ गई, और ये दो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो जरा ट्रायल बैलेंस को रीड करके देखिएगा। परचेजेस का बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो परचेज देखकर आपको ट्रायल बैलेंस में क्या ख्याल आया दिमाग में, परचेजेस का लफ्ज पढ़ते ही दिमाग में क्या ख्याल आया बेटा, पीरियोडिक। बिल्कुल, सिस्टम कौन सा फॉलो किया गया है, पीरियोडिक फॉलो किया गया इन्वेंट्री के मामले में, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, परचेज कितनी है, 54,261। ग्रॉस रेवेन्यू मतलब सेल्स कितनी है, तो ग्रॉस रेवेन्यू लिखने का मतलब क्या है, देयर इज सेल्स रिटर्न। बोलिए, ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, 135,650। अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए सेल रिटर्न कितनी है, 50। इसका मतलब क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते वक्त क्या करेंगे, सेल में से सेल रिटर्न क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ऐसा ही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेल पे लगा रहे हैं डॉट। ठीक है जी, तो हमने लगा लिया डॉट इस पर। तो डॉट लगाने का मतलब कि डॉट हमें याद दिलाएगा कि बेसिकली क्या है, सेल पर एक एडजस्टमेंट है। मतलब सेल को आपके क्या करना है, सेल में से सेल रिटर्न क्या कर देना, माइनस कर देना है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, परचेज रिटर्न कितनी दिख रही है आपको, 61। तो इस तरीके से एक डॉट आप लगा लें किस पर, परचेज पर भी। तो परचेज पे लगा हुआ डॉट आपको क्या याद दिलाएगा, तो भाई परचेज के ऊपर भी क्या एडजस्टमेंट है। ये डॉट लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि याद रहे इन वैल्यूज को जब एसओसीआई में लेके जाना है तो क्या करना है, कुछ इनमें ऐड या लेस करना है। अच्छा जी, उसके बाद आप नीचे देखिए कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है। तो कैरेज इनवर्ड क्या होगा, परचेज में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी इन्वेंट्री खरीदने की कॉस्ट है, इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल होना है। तो आप परचेज पे एक और डॉट लगा दें।
परचेज पे लगे हुए दो डॉट मुझे बता रहे हैं कि मुझे एसओसीए में क्या करना है। एक तो इसमें से लेस करना है परचेज रिटर्न, और दूसरा मुझे इसमें ऐड करना है क्या, कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री खरीदने की कॉस्ट है, तो इन्वेंट्री खरीदने की कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी। एक तरफ लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड, ये क्या है, ये कस्टमर्स तक पहुंचाने की कॉस्ट है, ये सेलिंग एक्सपेंस है। इसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बतौर एक्सपेंस जीपी के बाद, जैसे बाकी एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। तो कैरेज इनवर्ड होगा तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते वक्त ऐड करेंगे। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड है, अगर कैरेज आउटवर्ड है तो कैरेज आउटवर्ड को क्या करें आप, सेलिंग एक्सपेंस मान लें, ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है ब्रैकेट में डिलीवरी कॉस्ट टू डिलीवरी कॉस्ट ऑफ परचेजेस, आपकी परचेज की कॉस्ट है। और कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डिलीवरीज टू कस्टमर्स, तो कस्टमर्स तक पहुंचाने की कॉस्ट क्या, सेलिंग एक्सपेंस है आपका, ताकि आपकी सेल्स परफॉर्म हो सके। भाई रिस्पॉन्स करें, यस और नो जवाब दे दें बेटा, लगे कि आप तक बात पहुंच रही। अच्छा अब सुने सर, अगर पेपर में सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो फिर क्या अज्यूम करें। सिर्फ लफ्ज कैरेज लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर मैं उसको इनवर्ड अज्यूम करूं या आउटवर्ड अज्यूम करूं। जब पेपर में सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है तो उसको हमेशा क्या अज्यूम करना है आपने, इनवर्ड्स। करेक्ट, बेहतरीन। अच्छा जी, अब एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री लिखा हुआ दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में, दिख रहा है इन्वेंट्री लिखा हुआ दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में बेटा, और क्या लिखा हुआ है 1 जनवरी, ऐसा ही ना। तो इट मींस ये इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई थी, कब बची हुई थी, 1 जनवरी को। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का क्या है, वो इन्वेंट्री जो 31 दिसंबर 2012 पे अनसोल्ड थी, वो इन्वेंट्री जो 31 दिसंबर 2012 पे क्लोजिंग स्टॉक थी, वो 2013 के लिए क्या कहलाएगी, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगी। अच्छा जी, अब बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसके पीछे, वो इन्वेंट्री जो 2012 के एंड पे तो अनसोल्ड थी, 13 में तो क्या हो चुकी होगी बेटा, सोल्ड हो चुकी होगी ना, यस और नो। जो 12 के एंड पे अनसोल्ड था ठीक है, वो 12 के लिए क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन 13 में पहुंचकर तो वो सेल हो चुका होगा ना। परचेज तो इसके अलावा है, इसका मतलब ये कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में हम दो किस्म की गुड्स बेचते हैं, एक पिछले साल की बची हुई प्लस इस साल की मजीद खरीदी हुई। तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें दो चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, हमने इस साल क्या बेचा होगा, इस साल हमने पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक बेचा होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक शामिल करना है। फिर इस साल हमने क्या बेचा होगा, जो गुड्स हमने इस साल ही परचेज की होंगी उनमें से भी हमने चीजें बेची होंगी, तो हमने कहा ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस। उस परचेज के लिए अगर हमने कोई कॉस्ट बेयर की है तो कैरेज इनवर्ड क्या कर दें, प्लस कर दें। अब जो इस साल के एंड पे बचा होगा, जो बिका नहीं है वो आपकी परचेज में होगा, क्या कर दें, उसको परचेज में से लेस कर दें। तो ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस एट कैरेज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चाहिए आपको लॉजिक समझ में आती है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की। कि आपने इस साल जो बेचा है वो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक बेचा है, तो ओपनिंग स्टॉक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में गया। क्या सिर्फ आपने इस साल पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक बेचा है, इस साल कुछ नहीं खरीदा, नहीं इस साल भी खरीदा है, तो परचेज भी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में गई। उस परचेज को करने की कॉस्ट जो है कैरेज इनवर्ड भी कॉस्ट ऑफ सेल में गई। लेकिन क्या आपने इस साल की खरीदी हुई तमाम गुड्स बेच दी है, जवाब नहीं। तो आप गोडाउन जाइए, गोडाउन में जाके बचे हुए स्टॉक की गिनती कीजिए और उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। तो गोडाउन में बचे हुए स्टॉक को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बोलूंगा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो, बड़ी सिंपल और लॉजिकल बात है ना।
मतलब इस तरह समझ लें कि आपके पास 100 रुपए का स्टॉक पिछले साल का बचा हुआ था, 1000 रुपए का स्टॉक आपने मजीद खरीदा, टोटल स्टॉक कितने का हो गया बेटा? 1100 का। उस पर आपने 400 रुपए कैरिज पे किया, कितना हो गया? 1500। अब आप गोडाउन जाइए, गोडाउन जाके गिनती कीजिए कि भाई 1500 का स्टॉक आपके पास साल भर में अवेलेबल था, ओपनिंग और परचेज मिलाकर। तो अब इस 1500 में से कितने गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड हैं, वो गोडाउन में मिल जाएंगे। आप गोडाउन गए, गोडाउन में जाके आपने गिनती की, तो आपको 700 रुपए के गुड्स जो हैं वो अनसोल्ड मिले। तो 1500 माइनस 700, आंसर क्या बचा? 800। तो 800 को आप क्या मान रहे हैं? यानी आपके पास साल भर में 1500 के करीब गुड्स थी बेचने के लिए, जिसमें से 700 की गुड्स बची हुई हैं। तो मतलब क्या हुआ? 800 की गुड्स बिक चुकी हैं। तो 800 क्या कहलाया आपका बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस और नो? या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो इंतहाई लॉजिकल बातें हैं, रट्टे लगाएंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन टेक्निकली सोचें, लॉजिकली सोचें तो एक एक बात समझ में आएगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद तो इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट जो जब तक स्टॉक क्लोजिंग इन्वेंट्री था वो एसेट था, जब वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन गया तो इस साल में वो बिक गया, तो इस साल में बिक गया तो उसको भी हम क्या बना रहे हैं? एक्सपेंस बना रहे हैं। यानी हमने लास्ट ईयर परचेज रिवर्स करके उसको एसेट बनाया। एसेट इसलिए बनाया कि क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी था, और अब हम उस इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बना के क्या बना रहे हैं? दोबारा एक्सपेंस बना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब वो इन्वेंट्री बतौर ओपनिंग इन्वेंट्री बिक चुकी होगी, और जो बच गया होगा वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग में शामिल हो जाएगा। तो ये जरा सोचें कि हम क्या क्या कर रहे हैं बेटा। अच्छा जी, वेजेस एंड सैलरीज कितने हैं बेटा? 8900। रेंट कितना है? 4500। टेलीफोन एक्सपेंस कितना है? 560। जवाब दीजिए। ये सारे क्या हैं आपके सामने? ये सारे एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस है। मोटर वैन रनिंग एक्सपेंसेस, वही फ्यूल कॉस्ट वगैरह कितना है? एक्सपेंस है। बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लैंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंटल टू अदर्स। लैंड बिल्डिंग क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नॉन करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं। भूल गए सब कुछ क्या? मोटर वैन क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, एसेट है। पेबल्स लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। रिसीवेबल क्या है? एसेट है। कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड क्या है? एसेट है। ड्रॉइंग्स क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल है। और कैपिटल का बैलेंस क्या दिया हुआ है आपको? 19,434। यस और नो? तो ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस बैलेंस है। कितने से बैलेंस है? 167,545। अब इस ट्रायल बैलेंस से बाहर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है? कि जो आपके पास स्टॉक इस साल बिका नहीं है उसकी कॉस्ट क्या है? 9,500। जवाब दें। तो क्या बनानी पड़ेगी इसकी बेटा? एडजस्टमेंट। यानी आपके ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और कैरेज इनवर्ट के सम में से 9,500 को आपने एक्सपेंस बनने नहीं देना। यस और नो? और उसको एक्सपेंस रिवर्स करके क्या बना देना है? एसेट बना देना है। किस नाम से? क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से। और उस एसेट को हम कहां शो करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब एक क्वेश्चन मैंने करवा दूंगा तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। क्या ख्याल है, बताइए। तो जो लोग बोल रहे थे उनको परेशानी हो रही थी, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से परेशानी दूर हो जानी चाहिए अभी। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉपर कन्वर्ट करना सिखाया नहीं था पीरियोडिक में, लेकिन मैंने फार्मूला आपको समझा दिया था। लॉजिकली सोचते तो आपको फार्मूला समझ में आता। ऐसे ही है ना, जवाब दीजिए। ओके जनाब, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन ब्लैक के नाम से, जिसका बना रहे हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ठीक है जी, तो नाउ अब क्या करना है हमने, सबसे पहले क्या पिक करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दो हेड्स को मैच करने का नाम है। वो दो बेसिक या बुनियादी हेड्स कौन से, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यस, जवाब दें बेटा सब, आप सबके जवाब का मुंतजिर हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू जो मुझे चाहिए वो कौन सा चाहिए, सेल्स चाहिए। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस में जाके देखता हूं सेल्स को, याद है बेटा, जब मैं ट्रायल बैलेंस में जाके देखता हूं किसको, सेल्स को, तो सेल्स कितनी थी मेरे पास, 135,650। यस और नो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस रेवेन्यू लिखा हुआ है ना, ग्रॉस सेल्स। लेकिन मुझे साथ साथ क्लियर तौर पे सेल रिटर्न भी दिख रही है। तो मुझे हमेशा एसोसिएट बनाते हुए क्या करना है, सेल में से सेल रिटर्न क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सही है। तो मैंने स्टार्ट किया इसको यहां से, मैंने कहा सेल्स। यस, सेल्स कितनी है, कितनी सेल्स है बताइए। 135,650। माइनस व्हाट, सेल्स रिटर्न 50। तो ग्रॉस सेल कितनी आ गई आपके पास, सॉरी नेट सेल कितनी आ गई आपके पास, 135,600। सही है जी। अब इसमें से क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो कहीं भी ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं दे रही हमें, ये दिखाई दे रही है। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं दे रही, तो हमें ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री से रिलेटेड आइटम तलाश करने हैं और उनको कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो इस साल बेचा होगा उसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक शामिल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री। कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, 7,500। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, हम सोचे लॉजिकली,
सबसे पहले हमने क्या बेचा होगा, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक बेचा होगा, तो कम से कम पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होगा, शामिल होगा। तो ये लिख दिया मैंने 7,500। फिर हमने इस साल क्या बेचा होगा, हमने इस साल जो मजीद गुड्स परचेज किए होंगे उसमें से हमने बेचा होगा, तो ऐड कर दिया परचेजेस। लेकिन हम जानते हैं परचेज रिटर्न भी है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। जवाब दें, तो परचेजेस कितनी शो हो रही है ट्रायल बैलेंस में, 54,261, और परचेज रिटर्न भी है। जवाब दें, 61 से। पहले तो परचेज को नेट करते हैं ना प्लीज, फिर परचेज का मसला तो हल करेंगे। भाई टोटल हमने गुड्स कितनी परचेज की, कैरेज इनवर्ट तो बाद में लाऊंगा ना, आप पहले तरतीब से बात समझे। अभी आप समझ रहे हैं बेटा इस चीज को, आप समझने वाले कॉन्सेप्ट बनाए ना। अभी मैं आपसे सवालात नहीं कर रहा, बस मैं आपसे पार्टिसिपेंट चाह रहा हूँ। ये भाई मैंने क्या परचेज किया सर, मैंने 54,261 की गुड्स परचेज की, जिसमें से मैंने 61 की गुड्स क्या कर दी, वापस कर दी। तो जो वापस कर दिया वो तो बिकने के लिए अवेलेबल नहीं था, जो वापस कर दिया मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ, तो वो तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 50 या लिखा हमने परचेजेस 54,261 माइनस वॉट 61। तो मैंने नेट कितनी गुड्स परचेज की हैं, 54,200। और इन गुड्स को खरीदने पर मेरी जेब से मजीद पैसे किस नाम से खर्च हुए हैं, कैरेज इनवर्ट के नाम से। कितना कैरेज इनवर्ट है, 100 रुपए। तो क्या जो कुछ भी सम है ओपनिंग इन्वेंट्री का, परचेज का और कैरेज इनवर्ट का, क्या मैं इस साल सब कुछ बेच चुका हूं, या इनमें से कुछ बचा हुआ भी है। अगर मैं 7,500, 54,200 और 100 रुपए का सम करूं, तो ये सम कहलाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब साल भर में हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल था बेचने के लिए। तो क्या ये सारा बिक गया, अगर ये सारा बिक गया तो ये सारा कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन अगर इसमें से कुछ बचा हुआ है तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी लिखी हुई है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, 9,500। तो उसकी क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट पास करनी है ना। याद है या भूल चुके हैं, वो एडजस्टमेंट क्या है, क्या कर देना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक डेबिट करना है। और परचेज क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। कितने से, 9,500, 9,500। तो आपको सबको बस याद है ना, तो जो परचेज वाला क्रेडिट वाला इफेक्ट है वो कहाँ चला गया, एसओसीआई में। एसओसीआई में मौजूद आपने परचेज के डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके 9,500 से कम कर दिया, ऐसे ही है। तो ये क्रेडिट वाला इफेक्ट आपने कहाँ लिया, एसओसीआई में। और डेबिट वाला इफेक्ट क्या कर दिया आपने, ले लिया एसओएफपी में। यानी आपने अपने एक्सपेंस को
यानी आपने अपने एक्सपेंस को 9,500 से रिवर्स करके क्या बना दिया, एसेट बना दिया। तो परचेस का क्रेडिट होना एक्सपेंस की कमी को शो कर रहा है, और इन्वेंट्री का डेबिट होना उसके एसेट बनने को शो कर रहा है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। कल तमाम बातें समझाई है मैंने इन डिटेल, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार। अब क्या कर दिया बेटा, क्या कर दिया, लेस किया यहां पर, क्या क्या लेस किया, क्लोथिंग स्टॉक। कितने से लेस किया, 9,500 से। तो अगर इस बॉक्स का आप सम कर लेंगे, तो इस बॉक्स का सम जो होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर होगा। 7,500 प्लस 54,200 प्लस 100 माइनस 9,500। बताइए क्या आंसर आया, 52,300। ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसको आप मैच करवा दें किससे, सेल से। तो क्या मिल जाना है बेटा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना, 83,300। ठीक है जी। अच्छा, अब सोचे कोई अदर इनकम है। पूरा ट्रायल बैलेंस हमने अच्छी तरह रीड किया था, तो दिमाग में एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई कोई अदर इनकम है या नहीं है। क्या ख्याल है, अभी दोबारा देखे बगैर कोई ख्याल आ रहा है, कोई अदर इनकम रीड की थी हमने, कोई डिस्काउंट सीव, कोई रन इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई भी चीज ऐसी हमें दिखाई दी थी बेटा वहां पर, जवाब दें, बताइए सब लोग। नहीं ना, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो क्या करें, अदर इनकम देखने के लिए आप जाएं ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आपको ग्रॉस रेवेन्यू दिख रहा है, परचेज रिटर्न दिख रही है, 5,900 से पेबल दिख रहा है, 6,500 से बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, और कैपिटल दिख रहा है। इट मींस देयर इज नो अदर इनकम, कोई अदर इनकम नहीं है। करेक्ट। अब सीधा कहां आ जाए आप, एक्सपेंसेस की तरफ। क्या करें आप, लेस कर दें क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या एक्सपेंस है बताइए, एक्सपेंसेस क्या क्या है। अब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ना शुरू कर दें। परचेज हो गया, सेल हो गया, सेल रिटर्न हो गया, परटेंट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड के बाद क्या लिख रहा है आपको, कैरेज आउटपुट्स। तो भूल नहीं जाइएगा बेटा, कैरेज आउटपुट। तो कैरेज आउटपुट आपका क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। कितना है, 150 से। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, वेजेस एंड सैलरीज।
कितने से बेटा? 8,900 से। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट? रेंट 4,500। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज व्हाट? टेलीफोन एक्सपेंस। कितने से? 560 से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे आपको? सारे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। ठीक है, डेबिट साइड पे जो आइटम होंगे वो क्या होंगे? 4 आइटम हो सकते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रा कैपिटल, ड्राइंग और कॉन्ट्रा रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न। तो ड्राइंग और सेल रिटर्न तो एक बड़ा मतलब एक ही आइटम है ना, बाकी इसके अलावा ज्यादातर क्या होंगे? एक्सपेंसेस और एसेट्स। तो ये आपको पहचान करना होगा जनाब कि डेबिट साइड पे लिखा हुआ कौन सा आइटम एक्सपेंस है और कौन सा आइटम जो है वो एक्सपेंस और कौन सा आइटम एसेट है। ये पहचान आप आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हीटिंग एंड लाइटिंग कितना आ गया? 890। यानी हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल हो गया। कितना? 890। उसके बाद मोटर रनिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास कितने? 1250। मोटर रनिंग एक्सपेंस आ गया 1250। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट आ गया। कितना है बैंक इंटरेस्ट? 534। बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब क्या दिख रहा है? लैंड बिल्डिंग एसेट है, मोटर वैन एसेट है, पेबल जो है लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, रिसीवेबल एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी है और कैपिटल है। इसका मतलब इनके अलावा कोई और एक्सपेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। यस और नो बेटा जवाब दें प्लीज। बेटा अब आपका सबका रिस्पॉन्स चाहिए। तो अब क्या कर देना आपने? इनका भी सम कर देना है आप। कितना सम आया? 16,784। नेट प्रॉफिट
66,516। नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब क्या बना देनी है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है बेटा, सबके पास ये आंसर आ गया। ब्लैक, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as on 31st December 2013, rupees assets, और सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या है हमारे पास बेटा, अच्छी तरह देख लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग है और मोटर वैन है। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, 60,000। मोटर वैन की कॉस्ट क्या है, 5,000। ठीक है, तो 60,000 जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है 60,000। उसके बाद मोटर वैन 5,000। सम कितना हो जाएगा बेटा इसका, 65,000। ये दो ही हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। उसके बाद बारी किसकी आएगी, तो अब ख्याल रखिएगा, वो इन्वेंट्री जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई थी, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, उसको हम एसओसीए में एक्सपेंस बना चुके हैं। अब एसओएफपी में कौन सी इन्वेंट्री आनी है, क्लोथिंग इन्वेंट्री, जो कि एडजस्टमेंट की वजह से आ रही है। तो एडजस्टमेंट में जो क्लोथिंग स्टॉक डेबिट हुआ है वो यहाँ पर आएगा फौरी तौर पर, ये मत भूलिएगा सब लोग प्लीज। जवाब दें बेटा सब लोग। तो अब आपने लिखा यहाँ पर क्लोथिंग इन्वेंट्री, $9,500। ये वो इन्वेंट्री जो कि एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पर आ गई। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास और क्या क्या है एसेट्स के अंदर, जरा देख लें इसको। रिसीवेबल्स हैं और कैश इन हैंड है, बस दो ही एसेट्स। सही है ना। रिसीवेबल कितना है, 8,700, और कैश इन हैंड कितना है, 150।
तो 9,500 प्लस 8,700 प्लस 150, 18,350, प्लस करें इसको 65,000, 65,000 प्लस 18,350, 83,350। ठीक है जी। अब आता है कौन सी साइट पर, दूसरी वाली साइट पर। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले कैपिटल आएगा, कितना है कैपिटल, पहले इक्विटीज बेटा, कैपिटल 19,434। एड व्हाट, नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 19,434, 66,516। लेस क्या करवा दें, ड्राइंग्स, कितनी है ड्राइंग्स, 15,000। और अब टोटल कर दें। देखिए यहां पर मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, बॉक्स जब बनता है जब सब टोटल करके किसी चीज को ऊपर वाली वैल्यू में ऐड या लेस करना होता है। तो अब कैपिटल से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डायरेक्ट मैंने टोटल कर लिया बेटा। हर जगह बॉक्स मत बनाइएगा, बॉक्स बनता है सब टोटल के लिए। तो अगर आपको किसी चीज का टोटल करने के बाद उसको किसी में ऐड या लेस करना हो तब बॉक्स बनेगा। अगर आपको टोटल करने के बाद किसी चीज में ऐड या लेस नहीं करना ऊपर, तो फिर आप क्या करें, सिंपल टोटल करें। कितना हुआ टोटल, 70,950। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद लाइबिलिटीज हैं। तो लाइबिलिटीज हमें कहाँ मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर। और ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे हमें दो ही लाइबिलिटीज दिख रही हैं, पेएबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, 5,900 और 6,500। इसके अलावा कोई लाइबिलिटी मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं। और दोनों लाइबिलिटीज क्या है, करंट है। तो लगाई आपने हेडिंग किस चीज की, करंट लाइबिलिटीज की। और उसमें क्या आ गया सबसे पहले,
पेबल्स और फिर क्या आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या वैल्यू है पेबल्स की 5,900 और क्या वैल्यू है ओवरड्राफ्ट की? अब मुझे 5,900 और 6,500 का सम करके ऐड करना है इक्विटी में, तो अब मैं इसका बॉक्स बना लूंगा और इसका सब टोटल करके मैं ऐड करूंगा। तो बॉक्स की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर सब टोटल होने के बाद वो किसी चीज में ऐड या लेस हो। 5,900 प्लस 6,500 कितना होता है सम बताइए? ₹12,400। अब 12,400 का आप इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंस में ऐड कर दीजिए। 70,950 प्लस 12,400, आपका आंसर आ गया 83,350। ये आपका एसएफपी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या बड़ी बात है बताइए। रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। अब बताइए इसमें क्या मसला है? तो यहां से आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन शुरू हो गए। ऑटोमेटिकली आप एक नए टॉपिक पे मूव हो गए। तो आपको पता ही लगा, हम टॉपिक में टॉपिक निकाल निकाल के हम नए टॉपिक में मूव होते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन हमने भले सेम ही किए हैं, 6 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उन 6 क्वेश्चन से हमने अपने बहुत सारे टॉपिक्स क्या किए, कवर किए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बाकी के इसमें जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। कौन से 2 क्वेश्चन? कोई मसला नहीं बेटा, हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाती है ना, कुरान की आयत है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। फ़इन्न माल उसरी युसरा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब आपको देखिए मेन चीज क्या है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो अब ये आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, और ये मैं डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन बैंक के चैप्टर नंबर 12 पे पहुंचा दिया बेटा। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? ब्लैक। आप करें 12.1 स्टार्टर। आसान क्वेश्चन है ये तो, स्टार्टर के नाम से क्वेश्चन। सही है। कहीं ये वही क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने आपको अलग से दिया था? तो 12.1 क्वेश्चन कर लें स्टार्टर, कर लेंगे? अच्छा ख्याल रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ ₹1000। अच्छा बाज़ एग्जामिनर क्या करता है? ट्रायल बैलेंस लिस्ट फॉर्म में देता है, लिस्ट फॉर्म में। वो डेबिट और क्रेडिट नहीं बताता। तो मतलब आपको ये तमीज अब होनी चाहिए कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। मतलब ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, तो एसेट का बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? परचेज एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? रेवेन्यू है 28,400, तो रेवेन्यू का बैलेंस क्या होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? तो मतलब ये तो तमीज आपको है ना कि देखें एसेट के बैलेंसेस डेबिट बैलेंस होंगे, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होंगे, इक्विटी के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होंगे, रेवेन्यूज के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होंगे, एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट बैलेंस होंगे। कॉन्ट्रा इक्विटी अपोजिट जाएगा कैपिटल के, डेबिट बैलेंस। सेल रिटर्न अपोजिट जाएगा, डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न एक्सपेंस के अपोजिट जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। सो तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता लगनी चाहिए। तो एक तो ये करना है आपने क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन है 12.3 वर्थ के नाम से। वर्थ
अच्छा, वर्थ पे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर सब कुछ रुपीज इन थाउजेंड में, पर एग्जामिनर करता क्या है, ट्रायल बैलेंस में सब कुछ देता है रुपीज इन थाउजेंड में। अब नीचे देखिए एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है, इन्वेंट्री एट 30 जून 2013 4,166,000। तो बताइए, जब आप ट्रायल बैलेंस में सब जगह 3 जीरो कॉमन लिए हैं तो नीचे वैल्यू लिखी हुई है फुल, तो फिर आपको एडजस्टमेंट पास करते वक्त भी 3 जीरो कॉमन लेने हैं। तो बताइए आप यहाँ पर अब 4,166,000 से एडजस्टमेंट पास करेंगे या 4,166 से, किससे पास करेंगे? 4,166 से। ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। तो उम्मीद है आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, किसके नाम से? स्वान के नाम से, लेकिन उसके नीचे आप एडजस्टमेंट देखें कितनी सारी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल तक पहुंचना है बेटा हमने, इस काबिल होना है कि हम सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्वेश्चन कर सकें। अब आप चाहें तो स्वान वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व होगा। बाकी सारी एडजस्टमेंट को आपने इग्नोर करना है। 2 से लेके 7 तक जो एडजस्टमेंट है उसको इग्नोर करके आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, लेकिन सॉल्व करें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 1 के साथ, और बाकी 2 से लेकर 7 तक एडजस्टमेंट फिल वक्त इग्नोर करें, लेकिन एग्जाम में इग्नोर मत कीजिएगा बेटा। एग्जाम में तो सारी एडजस्टमेंट करनी होगी आपको। तो अब तक की नॉलेज के लिहाज से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद एडजस्टमेंट नंबर 1। सही है? फ्री होल्ड लैंड, देखिए जमीन हम खरीदते हैं ना, जमीन 2 किस्म की होती है। तो गवर्नमेंट हमें जमीन लीज पे देती है, ये जमीन की मिल्कियत हमारी अपनी होती है। तो फ्री होल्ड लैंड का मतलब क्या है, जिस जमीन को हम खुद से ओन करते हैं, एसेट है। ठीक है, या तो जमीन गवर्नमेंट से लीज पे ली, या जमीन को खुद से हम ओन करते हो। तो फ्री होल्ड लैंड मतलब लैंड ही है, बस फर्क है कि आप उसमें उसको ओन करते हो। तो फ्री होल्ड लैंड हो या लीज होल्ड लैंड हो, दोनों आपके लिए एसेट है। ठीक है, बेडेड एक्सपेंस है, ख्याल रखिएगा बेटा, बेडेड एक्सपेंस है। अब इसमें एक चीज आ रही है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, दिख रहा है आपको? ये पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़ने हमने बेटा, दिख रहा है आपको? तो अब जाहिर सी बात है एक नई चीज आपको देखने को मिल गई। तो जब आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस 162 है, इसको आप लेस कर देंगे किस में से? रिसीवेबल में से। यानी ये रिसीवेबल का कॉन्ट्रा है, नॉट कैपिटल बेटा। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ये रिसीवेबल का क्या है? कॉन्ट्रा है। अब जाहिर सी बात है ये बात आपको समझानी है, तो अभी तो मैंने खाली ट्रीटमेंट बता दिया, आपको समझाऊंगा मैं आगे चल के आपको। तो क्या करेंगे आप एसओएफपी बनाते वक्त 7009 में से 162 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, फिर आपकी एसओएफपी क्या होगी? बैलेंस होगी। अभी ये काम क्या कर रहा है ये अलग बात है, हम इससे बाद में बात करेंगे। अभी खाली आप फिर वक्त याद रखें कि एसओएफपी बनाते वक्त आप क्या कर रहे हैं, 7009 में से 162 माइनस कर देंगे। ये डिस्काउंट नहीं है, कुछ और चीज है। ठीक है, तो जो जिस चीज में आपको डिफिकल्टी हो सकती थी वो मैंने बता दिया आपको। तो उम्मीद है आप ये सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो कितने क्वेश्चन आप पर ड्यू हो गए? 3।
फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में बहुत सारी एडजस्टमेंट है, लेकिन आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट करेंगे बस, क्लोजिंग स्टॉक वाली बस। बाकी सारी एडजस्टमेंट को आप इग्नोर करेंगे। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिल वक्त तो जितना सिखाया उतना कर लें। हो जाएगा जनाब? तो इंशाल्लाह फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, ये कैसे पता लगेगा रेंट एक्सपेंस से या इनकम है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक्सपेंस कहाँ लिखा होगा? डेबिट साइड पर। और इनकम कहाँ लिखी होगी? क्रेडिट साइड पर। तो अगर ट्रायल बैलेंस प्रॉपर बना हुआ है तो एक्सपेंस और इनकम मिल जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस लिस्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो बेटा बिजनेस जो है वो आमतौर पे यानी रेंट पे कर रहा होता है ना। तो आप रेंट अगर मेंशन ना हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी और डेबिट और क्रेडिट साइड की भी तमीज ना हो, मतलब जैसे ये आपके सामने रेंट लिखा हुआ है बस खाली, तो वो रेंट सारे देखें एक्सपेंस के साथ लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड, रेंट, सैलरीज, तो वो एक्सपेंसेस के साथ ही मिला के लिखा हुआ है। तो चांसेस क्या है? ये रेंट क्या होना चाहिए? एक्सपेंस होना चाहिए। फिर एक और तरीका भी है, आप इसका ट्रायल बैलेंस बना के देख लें। डेबिट साइड को डेबिट साइड पे लिख दें, क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड पे लिख दें, ट्रायल बैलेंस बैलेंस होना चाहिए। तो अगर रेंट को डेबिट साइड पे रख के ट्रायल बैलेंस बैलेंस होता है तो रेंट एक्सपेंस ही है। अगर रेंट को डेबिट साइड पे रख के ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता बल्कि क्रेडिट साइड पे रख के होता है तो रेंट क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको असेस करने के। तो अगर ट्रायल बैलेंस प्रॉपर बना हुआ हो तो फिर तो मसला नहीं होगा, लेकिन ना बना हुआ हो तो जैन आम तौर पे 90% चांस यही है कि वो क्या है? एक्सपेंस होगा। सही है जी? तो ओके, यहां तक इसको स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन करेंगे अगली क्लास।